देखो एंटीजन क्या होते हैं ना कि एंटीजन आर द एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंसेस। एंटीबॉडी कहाँ होती है? बॉडी में प्रोड्यूस होती है, बट एंटीजन इज द सब्सटेंस विच इंड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इन द बॉडी। इसका नाम सबसे पहले दिया था लाज़लो डिथ्रे ने। अर्लियर ही यूज टू थॉट कि ये जो एंटीजेंस होते हैं ये प्रिकर्सर होते हैं, जैसे जाइमोजन होते हैं ना इंजाइम के प्रिकर्सर्स वैसे, बट लेटर ऑन ही गॉट टू नो दैट दे आर नॉट द प्रिकर्सर्स बट दे इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडी इनसाइड द बॉडी। अब तो वर्ड आते हैं एंटीजन और इम्यूनोजन। एंटीजन वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फॉरेन होते हैं, इम्यूनोजन भी वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फॉरेन होते हैं, बट वो एंटीजन जो कि इम्यून रिस्पॉन्स ले आ सकते हैं उनको ही इम्यूनोजन कहा सकता है। ठीक है, वो एंटीजेंस जो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं ला पाते वो सिर्फ एक एंटीजन है, दे आर नॉट कॉल्ड इम्यूनोजेंस। द रीजन विच बाइंड्स टू द एंटीबॉडी ऑफ द एंटीजन, मतलब कि एंटीजन का वो हिस्सा जो कि एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है उसको बोलते हैं एपिटोप। सेम ऐसे ही जैसे ही एंटीबॉडी का जो हिस्सा एंटीजन के साथ बाइंड करता है उसको पैराटोप बोलते हैं। ठीक, जो एग्रोटोप होता है वो एमएचसी का एक रीजन होता है। जो हिस्टोटोप होता है वो किसी भी टिश्यू को अगर किसी के साथ अटैच करते हैं तो उस रीजन को हिस्टोटोप बोलते हैं। Now coming to classification of antigen based on immunogenicity, they can be complete और incomplete। अगर वो इम्यूनोजन की तरह बिहेव करते हैं, जैसे हमने पहले बताया कि अगर वो इम्यूनोजेनिसिटी ला सकते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी अगर वो क्रिएट कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं, तब वो कंप्लीट एंटीजन है। अगर नहीं कर सकते देन दे आर कॉल्ड इनकम्प्लीट एंटीजेंस। And again, based on the origin, they are divided on three types: the exogenous, endogenous, and the autoantigens. Exogenous antigens comes from the outside of the body, they are into the body. Endogenous antigen and autoantigens are produced inside the body or they reside inside the body. There are some factors which affect the antigenicity. One of them is foreignness. Foreignness क्या होता है ना कि जो बॉडी के अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर सेल्फ मार्कर लगा होता है, पहचान पत्र कह लो तो उनको एमएचसी मॉलिक्यूल्स से पहचान जाते हैं और उनके साथ एज अ फ्रेंड की तरह बिहेव करते हैं। बट अगर कोई मॉलिक्यूल फॉरेन है तो उसके पास सेल्फ मार्कर प्रेजेंट नहीं होगा, और जब सेल्फ मार्कर प्रेजेंट नहीं होगा तो बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एमएचसी मॉलिक्यूल्स हैं, वो उसको बहुत ईजिली पहचान जाएंगे और उसको टारगेट करके एज एन एनिमी ट्रीट करेंगे। द नेक्स्ट फैक्टर इज साइज। मॉलिकुलर साइज जितना बड़ा एंटीजेनिसिटी उतनी ज़्यादा। कमिंग टू अनदर फैक्टर विच इज़ द केमिकल कॉम्पोजिशन। मोस्टली एंटीजेंस जो होते हैं वो प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड्स के बने होते हैं, बट कुछ एंटीजेंस ऐसे होते हैं जो कि लिपिड या न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं और वो इम्यूनोजेनिक तब बन जाते हैं जब उनको एक कैरियर प्रोटीन मिल जाता है। अनदर फैक्टर इज द ससेप्टिबिलिटी टू टिश्यू एंजाइम्स। ऐसे सब्सटेंसेस जिनको मेटाबोलाइज किया जा सकता है और जो कि टिश्यू एंजाइम के एक्शन को भी देखेंगे, मतलब जिनके ऊपर एक्शन हो सकता है टिश्यू एंजाइम्स का, वही एक एंटीजन की तरह बिहेव करेंगे। Hence another factor is the biological influences on immunogenicity. ये डिपेंड करता है जीनोटाइप ऑफ होस्ट एक्सप्रेशन ऑफ एमएचसी जीन्स और डोज ऑफ रूट ऑफ एंटीजन प्रेजेंटेशन, मतलब कि वो किस तरीके से आया है, एज अ वैक्सीन के फॉर्म में, किस रूट से आया है, ओरल लिया गया है या स्किन के थ्रू आया है, उसके हिसाब से उसका इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होने वाला है। अब एक टर्म आता है जिसको कहते हैं सुपर एंटीजन। सुपर एंटीजन आर द एंटीजेंस जो कि पॉलीक्लोनली एक्टिवेट करते हैं लार्ज फ्रैक्शन ऑफ टी सेल्स। अप टू 25% ऑफ द टी सेल्स आर एक्टिवेटेड बाय दीज एंटीजेंस एंड हेंस दे आर कॉल्ड द सुपर एंटीजेंस। जैसे सुपरमैन होता है, उसके पास बहुत सारी पावर होती है, वो कई सारे लोगों को एक साथ बचा सकता है, वैसे ही सुपर एंटीजेंस जो होते हैं वो एक बार में 25% से भी ज़्यादा टी सेल्स को एक्टिवेट करा सकते हैं। एंटीजेंस को डिटेक्ट करने के लिए कई सारे मेथड हैं, जैसे कि RIA, रेडियो इम्यूनोएसे, डायरेक्ट एलिसा, न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस, CFT, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनके थ्रू हम एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं अपनी बॉडी में। होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू।